Good afternoon, students. This is chapter 1, crop production and management, and this is the second part. First part, we have seen what are crops, what are soil practices, how they are done, all these things. We have read what is agriculture, what is difference between agriculture and crops. Now, in agriculture practices, we know what are the agriculture practices. The activities which is required from the preparing of soil to the harvesting of crop are known as the agriculture practices. In that, first we have seen soil preparation. सॉइल प्रिपरेशन हमने देखा था. सॉइल प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि खेत खाली पड़े होते हैं, तो जो बाहर की जो चीज़ है, जो अंदर की चीज़ है, वो बाहर नहीं आ पाती है और वो ज़मीन भी ठोस हो जाती है. तो उस सॉइल को लूज़ करने के लिए हमें सॉइल प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है. अब सॉइल प्रिपेयरिंग जो होता है वो प्लगिंग के थ्रू होता है. और सॉइल प्रिपेयरिंग में 3 मेन प्रोसेस होते हैं: प्लगिंग, लेवलिंग एंड अप्लाइंग फर्टिलाइजर. यानी जब हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें पहले उसको सॉइल को प्लगिंग करनी पड़ती है, मतलब हल लगाना पड़ता है, फिर उसको लेवल करना पड़ता है और उसके बाद फिर उसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी पड़ती है. तभी वो किसी भी सीड्स के लिए तैयार होता है कि जब उनमें हम सीड्स बोएं तो वो सीड्स फिर अच्छे से डेवलप होंगे. अब ये जो प्लगिंग होती है, तो प्लगिंग क्या होती है? प्लगिंग एक प्रोसेस होता है जिससे जो सॉइल होती है वो लूज़ होती है और वो लूज़ होने के बाद टर्न होती है मतलब जो नीचे वाली सॉइल होती है वो ऊपर आती है, ऊपर वाली नीचे जाती है. तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो लूज़ हो जाती है, जिससे अब जब हमारा प्लांट अगर उसमें ग्रो करने लगता है तो उसको सांस लेने में या कार्बन डाइऑक्साइड लेने में उसको आसानी हो, या सांस लेने में उसको प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, तो और अंदर आसानी से उसकी जड़ें अंदर तक जा सके. इसलिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है. अब ये प्लगिंग ज़रूरी क्यों होता है? सबसे मेन बात होती है प्लगिंग के ज़रूरी होने के लिए कि इससे जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के खूब अंदर तक चली जाती है, जिससे एंकरिंग अच्छी हो जाती है, उनकी पकड़ अच्छी हो जाती है. सेकेंड ये है कि जो नीचे जो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अर्थवर्म हो गया, ये सब चीज़ें हमारे प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं. तो इससे जो बाहर की चीज़ें हैं वो अंदर की चीज़ें वो बाहर आ जाती हैं. उसके बाद उसमें जो मॉइस्चर होता है वो लंबे टाइम तक टिका रहता है. मतलब जब हम उसमें पानी अप्लाई करते हैं तो पानी बहुत लंबे टाइम तक उस मॉइस्चर वो जो सॉइल है उस मॉइस्चर को पकड़ के रखती है. उसके बाद होता है जो कुछ अनवांटेड प्लांट्स, कभी कभी जब हम फसल कुछ नहीं होती है, ज़मीन खाली पड़ी होती है, तो उस पर जो अनवांटेड प्लांट है वो ग्रो कर जाते हैं. तो जब हम प्लगिंग करते हैं तो जो अनवांटेड प्लांट है अपरूटेड हो जाते हैं, मतलब वो उखड़ जाते हैं. तो जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो और अच्छी हो जाती है. सेकेंड, उसको ह्यूमस अच्छा मिल जाता है, क्योंकि बाहर ह्यूमस होता है, फर्टिलाइज़र या नमी का है वो अच्छी होती है, और खाद जो होती है वो अच्छी होती है, तो वो थोड़ी नीचे तरफ चली जाती है ताकि प्लांट्स को उनको एब्जॉर्ब करने में आसानी हो. इसके बाद नेक्स्ट होता है जो सॉइल प्लग की जाती है, वो प्लग के थ्रू की जाती है. जो प्लगिंग होती है सॉइल की, तो वो प्लग के थ्रू की जाती है. प्लग, जिसको हम सिंपल भाषा में हल भी कहते हैं, हमने अपने गांव के आसपास देखा होगा. एक ट्रेडिशनल टूल है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है. अब तो खैर इसको रिप्लेस करके ट्रैक्टर ने जगह ले ली है. ट्रैक्टर में भी प्लगिंग का ही काम होता है. उसके बाद लेवलिंग की जाती है उनकी. जो प्लगिंग होती है तो वो बड़े बड़े पत्थर हैं जो नीचे होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े क्रम्स होते हैं, वो बाहर निकल आता है. तो लेवलिंग में क्या होता है, उनको क्रश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल लेवल हो जाती है. और इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट. उसके बाद नेक्स्ट होता है जो फर्टिलाइजर होती है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो हमारी नेचुरल हो, उनको हम जो प्लगिंग की हुई है, जो लेबलिंग की हुई है, उसमें उसको अप्लाई करना. जब उसमें अप्लाई हो जाती है उसके बाद फिर हम उसमें सीड्स बोना स्टार्ट करते हैं. और जब हम सीड्स बोते हैं तो जो फर्टिलाइज़र होती है, फर्टिलाइज़र में 2 टाइप की होती है, एक आर्टिफिशियल होती है और एक होती है जो नेचुरली होती है. तो जो फर्टिलाइज़र होती है, इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होता है उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं.
मतलब जब प्लांट्स नया नया ग्रो करता है तो उनको न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोइंग जो होती है वो फास्ट हो जाती है। और जब ये ग्रोइंग फास्ट हो जाती है तो इसके बाद हमारा प्लांट हेल्दी प्लांट में चेंज हो जाता है। यानी हमारा जो प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसका मतलब वो एक हेल्दी प्लांट है। उस पर जो सीड्स आएंगे तो वो भी बहुत हेल्दी होंगे, वो हमारे बॉडी को सब न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए फर्टिलाइज़र अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब फर्टिलाइज़र भी मेनली दो टाइप की होती है, एक नेचुरल होती है, एक केमिकल होती है। तो जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होती है वो मेनली प्लांट्स और एनिमल के डिके से, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं उनके वेस्ट का यूज़ करके हम लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो होती है वो फैक्ट्री में तैयार होती है। तो जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होती हैं उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। ह्यूमस का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो सड़ी गली चीज़ों से बनते हैं, तो ये ज़मीन को लंबे टाइम तक फर्टिलाइज्ड करते रहते हैं। और जबकि ये जो क्या नाम है इसका नेचुरल, अगर हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की बात करें तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में ह्यूमस की कमी होती है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते। सेकेंड है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होती है, तो नेचुरल फर्टिलाइज़र प्लांट्स आराम से एब्जॉर्ब कर देते हैं उनको। जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होती हैं वो प्लांट्स के थ्रू जल्दी एब्जॉर्ब नहीं की जाती, जबकि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होती है प्लांट्स उनको जल्दी से एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सब नेचुरल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र अपनी अपनी जगह सही होती है। अब जो नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ मैन्योर, अगर हम मैन्योर यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं जो नेचुरल फर्टिलाइज़र में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये होता है कि जो मैन्योर होता है वो किसी भी प्लांट्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके रखता है, बढ़ा के रखता है लंबे टाइम तक, जबकि आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। उसके बाद ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये मैन्योर या फिर नेचुरल फर्टिलाइज़र बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, ये जो सॉइल का टेक्सचर है उसको बढ़ाने का काम करता है, इसके सॉइल के टेक्सचर को बढ़ा देता है, जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो ये सब चीज़ों से लेस होते हैं, मतलब ये सब चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र का एक और सबसे बड़ी बात होती है कि केमिकल फर्टिलाइज़र जब यूज़ में नहीं होती, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में आ गई, अगर कोई किसान ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहा है तो ये बहते हुए पानी में चली जाती है और वहाँ जाके वाटर बॉडीज़ को भी गंदा करती है। वाटर बॉडीज़ को गंदा करती है इन केस कि वहाँ पर जो भी काई वगैरह होती है जो पानी में जमा होती है तो वो काई बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाती है, क्योंकि ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है ये काइयों द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और उनकी ग्रोथ अच्छी खासी होती है जो पूरे पानी को कवर कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। यानी अगर हम किसी पॉन्ड की बात करें तो उस पॉन्ड में उस ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, जिससे वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है सॉइल प्रिपरेशन, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में। सेकेंड है सोइंग ऑफ सीड्स, सॉइल प्रैक्टिसेस में सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, यानी अब सीड्स को हमें सिलेक्ट करना है पहले और उसके बाद उसको हमें बोना है। तो जब हम सीड्स अगर किसी खेती में डालते हैं या उसकी फसल हमें उगानी होती है तो सबसे पहले हर किसान का एक टारगेट होता है कि मुझे अच्छे से अच्छा सीड चाहिए होता है, क्योंकि अगर सीड अच्छा होगा तो ही उसमें से एक हेल्दी प्लांट तैयार होगा, और हेल्दी प्लांट होगा तो उसमें से जो सीड्स तैयार होंगे वो बहुत अच्छी वैरायटी के होंगे। तो हर एक किसान का सबसे पहला काम होता है कि मुझे एक गुड क्वालिटी का सीड चाहिए। अब गुड क्वालिटी का सीड हम लोग कैसे पता लगाते हैं, तो इसके लिए हमारी सरकार ने हमें बहुत हेल्प की है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की है। तो वो उसको हेल्प करने के लिए उसने हर जगह कुछ गवर्नमेंट बॉडीज एस्टेब्लिश की हैं, जिसे हम कहते हैं NCS। NCS का मतलब है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो अच्छी क्वालिटी का सीड तैयार करता है। और ये NSC, ये जो सीड की टेस्टिंग होती है, मतलब NSC ने कई जगह अपनी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की कि अगर किसान को थोड़ा डाउट है अपने सीड्स पे कि ये सीड्स अच्छा है कि नहीं, तो वो यहाँ से टेस्ट करवा सकता है।
कि मैंने ये जो सीड्स का सिलेक्शन किया है, ये सीड्स का सिलेक्शन हाई यील्डिंग वैरायटी में आता है, क्या ये सीड्स में कुछ खराबियां हैं कि मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ। इन सब क्वेरीज उसको NSC में मिल जाती है, यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में उसको बहुत हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे हेल्प करती है ताकि किसान को इस चीज़ से कोई लॉस ना हो। अब उसके बाद जब वो सीड्स अच्छे से सिलेक्ट कर लेता है, ये तो हो गया हमारा जो गवर्नमेंट हेल्प करती है, और किसान अपने लेवल पर भी अच्छे सीड्स का सिलेक्शन कर सकता है। वो कैसे कर सकता है कि जितने भी सीड्स होते हैं उन सब सीड्स को वो पानी में डालता है, और जब वो पानी में डालता है तो जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो तो नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो खाली सीड्स होते हैं या जिनमें कवर नहीं होता है या जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर चुके होते हैं, या फिर जो डिसीज वाले जो सीड्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट होने लगते हैं। तो किसान आराम से उन खराब सीड्स को निकाल के जो पानी में सिंक हो जाते हैं, जो सेटल हो जाते हैं, उन सीड्स का यूज़ करके वो अपनी खेती कर सकते हैं। अब किसान को अच्छे सीड्स की ज़रूरत क्यों होती है, या किसान जब सीड्स चूज़ करे तो उसे कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, तो उसमें सबसे पहले है कि जब वो सीड्स डालता है, बोने के लिए जब सीड्स डालता है तो जो सीड्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं सीड्स का डिस्टेंस एकदम कम है, यहाँ पे 10-12 सीड्स एक साथ आ रहे हैं, और कुछ डिस्टेंस ऐसा है कि भाई एक सीड्स बिल्कुल दूर चला गया। नहीं, जो हम सीड्स सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने सीड्स सिलेक्ट किए हैं, उन सीड्स को हमें इक्वल डिस्टेंस पे बोना चाहिए, सो करना चाहिए, ताकि जब फसल प्रोड्यूस हो तो इक्वल डिस्टेंस पर हो और उनके बीच में आपस में कंपटीशन नहीं हो। और जब सीड्स जब हम डालते हैं तो वो न खूब ज़्यादा अंदर होने चाहिए, न खूब ज़्यादा ऊपर होने चाहिए, वो करेक्ट डिस्टेंस पे होने चाहिए, ताकि उनको सनलाइट भी प्रॉपर मिल सके और उनके रूट्स भी अंदर से जा सके, और जो रूट्स हैं वो आराम से सांस ले सके। अगर हम बहुत ज़्यादा अंदर डाल देंगे तो हमारे सीड सांस नहीं ले पाएंगे, सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुँचेगी उन तक, तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो इसलिए करेक्ट डिस्टेंस भी ज़रूरी है हमें। तो ये 2-4 पॉइंट्स का अगर किसान ध्यान रखता है, और नॉर्मली किसान ध्यान रखते ही हैं, तो उनकी फसल अच्छी होती है। अब जो सीड्स बोए जाते हैं वो बहुत पुराने टाइम से, क्योंकि हमारे इंडिया शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है, यानी इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। आज भी हमारे इंडिया में बहुत से लोग हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर जो हमारे इंडिया में चली आ रही है, ये जो खेती करता आ रहा है किसान, तो ये किसान जो खेती कर रहा है तो ये पुराने तरीके भी यूज़ करता है, नए तरीकों को भी यूज़ कर रहा है, तो अपनी सुविधा के अनुसार इन सब चीज़ों को यूज़ कर देता है। तो जो पुराने तरीकों का यूज़ करके वो जो सीड्स डालता था उनको हम बोलते हैं मैनुअल सोइंग, दैट आर नोन एज मैनुअल सीड्स, यानी किस तरीके से उनको जो सीड्स हैं उनको बोना चाहिए। तो एक है मैनुअली। अब मैनुअली में क्या होता है कि किसान वो तो बना लेता है, थोड़ा सा पहाड़ जैसा बना लेता है, और फिर उस पर वो सीड्स डालते हुए जाता है। तो इससे क्या होता है कि कहीं सीड्स तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और कहीं पे सीड्स नहीं इकट्ठा हो पाते हैं, या 1-2 सीड्स रह जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्पेस होती है वो कहीं बहुत ज़्यादा यूज में आ जाती है और कहीं खाली रह जाती है, जिससे जो जहाँ पे सीड्स एक साथ ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे जो न्यूट्रिशन के लिए, सनलाइट के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से वो प्रॉपर सीड्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, और जहाँ खाली जगह रहेगी वो तो वेस्ट हो रही है। तो इसलिए वो मैन्युअली चीज़ों का यूज़ करता है जो कभी कभी उसके लिए नुकसान वाली होती है। सेकेंड है यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स का भी वो यूज़ करता था, जैसे एक फनल टाइप का होता था, उसमें हल में लगा होता था, उसमें छोटे छोटे होल्स होते थे, फिर उनमें सीड्स भर के फिर वो हल को चलाता था, जिसकी वजह से वो सीड्स इक्वल डिस्टेंस पे आ जाते थे। सेकेंड है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो होती है वो ट्रैक्टर में लगी होती है, इसमें भी सेम वही है, लेकिन इसमें ट्रैक्टर का यूज़ होता है। तो ट्रैक्टर भी इक्वल डिस्टेंस पे उन सीड्स को डालता है, जिसकी वजह से हर एक सीड्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है और वो प्रॉपर उसका यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट इज इरिगेशन। अब भाई हमने सीड्स दे दिए, उसके बाद उसमें से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। अब उसके बाद हर किसान, अब हम खाना खा रहे हैं, हम सब चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें पानी की भी तो ज़रूरत होती है, ऐसे प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो जब प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको पानी चाहिए होता है।
अब जो रूट्स उसकी डेवलप हो गई हैं, अब उन रूट्स को पानी की तो एब्जॉर्ब करना है, मेन काम तो उनका यही होता है कि वाटर और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करना है। अब जब पानी नहीं है तो पानी के साथ वो मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करेगा? अकेला मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो पानी के साथ जो मिक्स होते हैं मिनरल्स उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है प्लांट। तो हमें टाइम टाइम पे प्लांट्स को पानी देते रहना पड़ता है। तो व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज नथिंग, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जो किसान खुद अपने ही सूझबूझ से करता है। उसको पता होता है कि भाई कब प्लांट्स को हमें पानी देना है, कब नहीं देना है। तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है प्लांट्स को वाटरिंग करना। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद प्लांट्स को दिया जाता है। थोड़े टाइम बाद होता है, ऐसा नहीं 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, नहीं, ये कुछ डेज के बाद, या 15 डेज हो गए, 20 डेज हो गए, ऐसे कुछ टाइम के इंटरवल के बाद उनको पानी दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन प्रोसेस अलग अलग तरीके के होते हैं, किसान शुरू से ही इनको पानी देते आ रहा है। तो इरिगेशन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा हो गया हमारा मॉडर्न मेथड। और ट्रेडिशनल मेथड में पहले क्या होता था, जैसे अगर हम कुछ मेथड्स की बात करें, एक होता था चेन पंप। इसमें क्या होता था, एक बड़ा सा व्हील लगा होता था, उसमें छोटे छोटे मटके या छोटे छोटे पॉट्स लगे होते थे, और इस तरीके से वो पूरा सर्कल होता रहता था, और वेलनेस होकर जब वो निकलता था तो वो भरते हुए जाते थे और फिर ऐसे छोड़ते हुए पानी जाते थे। तो कंटिन्यूस होता रहता था, पर ये बहुत लेंथी प्रोसेस था। कहीं कहीं एनिमल्स का भी यूज़ किया जाता था, कहीं कहीं ह्यूमन बींग्स भी पानी भरने का काम करता था। तो ये बहुत थकाने वाला काम होता था और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता था। लेकिन अब जो हमारी जो मॉडर्न मेथड आए हैं उसमें पानी का बहुत अच्छा सिस्टम है। मतलब इसमें इंसान को बस, किसानों को बस एक बार अपना वो सिस्टम सेट करना होता है और उसके बाद वो बेफिक्र होता है, सिर्फ इतना देखता है कि पानी प्रॉपर पहुंच रहा है, बाकी उसको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो कुछ जो प्रोसेस होती हैं उसमें है, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के बीच में से एक पाइपलाइन जाती है और वहाँ पर छोटे छोटे पोल जैसे लगे होते हैं और उन पोल के ऊपर एक स्प्रिंकल लगा होता है। तो पानी उन पाइप से होके वो नोजल लगा होता है, तो नोजल टर्न होता रहता है। वो जो पानी फव्वारे के रूप में हर एक प्लांट पे इक्वली स्प्रेड होता रहता है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि ये जो सिस्टम होता है ज़्यादातर वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, क्योंकि मेन जो पानी चाहिए होता है वो रूट्स को चाहिए होता है, क्योंकि रूट्स ही पूरा पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर प्लांट्स में, लीव्स में, सब जगह सेंड करता है। तो ड्रिप सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो रूट्स होते हैं उनको पानी सप्लाई किया जाता है, और ये जो पानी सप्लाई होता है वो ड्रिप के फॉर्म में होता है। मतलब एक एक बूंद उसमें से टपकती रहती है और वो जो रूट्स होते हैं वो हर एक बूंद को सक कर करके मिनरल्स के साथ मिक्स करके उनको लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हो गया ड्रिप सिस्टम, जिसमें पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट इज फ्लड इरिगेशन। अब फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि जो पानी होता है उसको हम पूरी तरीके से पानी से भर देते हैं। जो एरिया होता है जहाँ पे हमें खेती करनी होती है उस एरिया को हम पूरी तरीके से पानी से भर देते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, जहाँ पे पानी की, मतलब कुछ फसलों को जैसे पैडी हो गया, उनको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तब हम बड़े बड़े लैंड के जो पीसेस होते हैं उसमें इस पानी को भर दिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। नेक्स्ट इज फॉरो इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी पाइपलाइन को पानी के बीच में छोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया फॉरो इरिगेशन। तो इस तरीके से बहुत सी इरिगेशन होती हैं जिनका यूज़ करके आज का किसान अपने पानी, अपनी जो फसलें हो रही हैं, उनकी जो क्रॉप्स हो रही हैं, उनको वो प्रॉपर तरीके से पानी दे सकता है। और नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट